नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे यूनियन बजट 2021-22 के बारे में। कंप्लीटली हर एक बात जो सरकार ने कही है इस बजट में, हर एक बात को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा तो पेशेंस रखिएगा, सारा लेक्चर सुनिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो बजट सबसे पहले बात करें तो पार्लियामेंट में बजट कौन पेश करता है? तो वो पेश करते हैं जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अभी के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और इसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा, जो कॉरपोरेट अफेयर्स का मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास ही है। तो उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि अभी भारत जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ओके, 2021 में भी जंग जारी है, वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है शुरू हो चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मोमेंट है हिस्ट्री में। अगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के हिसाब से हम बात करें कि पोस्ट कोविड के बाद क्या होंगे, तो बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है रिलेशंस जो है बदलते नज़र आ रहे हैं। और एक नई होप जो है, एक नया जो प्रॉमिस है उसकी ओर जो है भारत भी आगे बढ़ रहा है। और अभी बात करते हैं कि बजट की फाउंडेशन क्या है। देखिए, इस बजट के 6 पिलर्स हैं जिसके आधार पर यह बजट पूरा का पूरा डिस्क्राइब होता है। तो सबसे पहली बात जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा वो है हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, लोगों की सेहत के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल, फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाएगा। और इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। एक तरीके का भारत को प्रगति की ओर लेकर जाना है हमने, तो उसके ऊपर फोकस करना है। तो एक अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो तो उसके लिए हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, उसके लिए रोजगार के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, इसके लिए जो अच्छी प्रावधान है एनवायरनमेंट के संबंध वो भी देने पड़ते हैं। तो उसके लिए उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना पड़ता है। इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल है हमारा, जो भारत के लोग हैं, उनको इस तरीके से तैयार करना है कि एज ए कैपिटल हम उनको यूज़ कर पाएँ सही तरीके से, हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाने में वो काफ़ी फ़ायदा दे हमें। तो उसके लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूँ तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इनोवेशन है और R&D है, अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है नई इनोवेशन लेकर, नई रिसर्च लेकर, तो भारत सरकार चाहती है कि ऐसे स्टार्टअप्स को हम फोकस करें, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस करें, ता जो कि हम अपना बनाएं और उसी का एक्सपोर्ट बाहर की दुनिया में करें। जैसे कि बाहर के नेशंस करते हैं, जैसे US है, चाइना है, ये अपनी रिसर्च करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड में होनी शुरू हो जाती है। तो भारत भी इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है, ये वाला बजट भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है। और लास्ट में बात कर रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस तरीके से हम जो है सरकार चलाना चाहते हैं। तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, जो फर्स्ट वाला पिलर है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग। तो भारत सरकार का जो ये वाला बजट है, इसमें जो हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए जो राशि जारी की जाएगी वो है 2,23,846 करोड़। पिछले साल के बजट के मुकाबले यहाँ पर 137% की जो है वो वृद्धि देखने को मिली है। तो पिछले साल का जो बजट था हेल्थ के लिए वो था 94,452 करोड़। ओके, तो आप देख सकते हो कि कितना इंक्रीज जो है यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा बात करें कि जो फोकस किया जाएगा, 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा भारत सरकार की ओर से। एक जो है प्रिवेंटिव केयर हो, कि कोई बीमारी लगने से पहले ही उसका बचाव कर दें, उस हिसाब से उसको मैनेज करें। दूसरा क्यूरेटिव, अगर बीमारी लग गई है तो उसका सही तरीके से इलाज हो। और वेलबींग मतलब ओवरऑल, अगर कोई भी बंदा किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, अगर किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जा रहा है, तो उसको अच्छे से वेलबींग मिले वहाँ पर, और जो सेहत है वो अच्छी रहे। और कौन कौन से स्टेप्स जो है भारत सरकार के लिए लिए जा रहे हैं इसके लिए, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं वैक्सीन की। तो वैक्सीन के लिए यहाँ पर 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए। 2021-22 में, इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी वैक्सीनेशन होगी भारत सरकार की ओर से उसमें से भारत सरकार 35,000 करोड़ रुपया देगी। इसके अलावा बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया न्यूमोकल वैक्सीन। ओके, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो मेड इन इंडिया न्यूमोकल वैक्सीन जो है, न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है, इसको यूज़ किया जाएगा पूरे देश में, इसको रोल आउट किया जाएगा। अभी जो बात कर रहे हैं 5 स्टेट्स में ऑलरेडी ये हो चुका है। ओके, जिसमें कि जो बच्चों की मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए, तो उसके लिए ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अभी सभी राज्यों की ओर जो है इसका फोकस किया जाएगा, तो इसके लिए भी भारत सरकार फोकस कर रही है। 50,000 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो जाती है हर साल। और आगे बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम्स की। तो हेल्थ सिस्टम के लिए यहाँ पर 64,180 करोड़ रुपये जो है आने वाले 6 सालों के अंतर्गत दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के तहत। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
जो कि लॉन्च की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहने का मतलब ये होता है जब सेंटर भी पैसा दे रहा है और राज्य भी पैसा उस स्कीम में लगा रहे हैं जिस राज्य में वो स्कीम लगाई जा रही है। तो अगर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेंट्रली सेक्टर स्कीम, तो उसमें ज़्यादातर पैसा भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और जो मशीनरी होती है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी काम करती है यहाँ पर, कोई भी अगर योजना आई हो तो उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा और भी जो इंटरवेंशन होगी जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के तहत और भी की जाएंगी। सबसे पहली बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा हेल्थ सेफ्टी के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 17,788 जो रूरल और 11,024 जो है अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है बनाए जाएंगे भारत में आने वाले समय में। इसके अलावा 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी, इसको वीरोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, वीरोलॉजी के ऊपर किसकी स्टडी होती है, किसके ऊपर यहाँ पर फोकस करते हैं। इसके अलावा 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोले जाएंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, और 3382 ब्लॉक है पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं 11 स्टेट्स में। तो यहाँ पर इतने जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यहाँ पर यूनिट्स है ये भी बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी फोकस यहाँ पर भारत सरकार कर रही है हेल्थ के ऊपर। इसके अलावा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स जो है 602 जिलों में बनाए जाएंगे, एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे हेल्थ के रिगार्डिंग। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसकी जो 5 रीजनल ब्रांचेस हैं और जो 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स हैं इनको और स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, और पैसा जो है भारत सरकार इनको देगी कि जहाँ जहाँ पर भी इनका फेलियर हो रहा है इनको अच्छे से वो मेंटेन करें, सही करें और आगे प्रोग्रेस करें। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल है इसको एक्सपैंड करेंगे सभी स्टेट्स और यूटीज़ को, जो कि जितने भी पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग 33 जो एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। स्ट्रेंथन का कहने का मतलब होता है कि जो फेलियर्स होते हैं, जहां पर फंड की कमी रह जाती है आमतौर पर, फंड उनको जो है मुहैया करवाया जाएगा टाइमली। और इसके अलावा रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनेगा फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, और 9 जो है बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज जो है भारत में बनाई जाएंगी। तो ये सारा का सारा हेल्थ सिस्टम के ऊपर भारत सरकार खर्चा करेगी। आने वाले समय में 64,180 करोड़ रुपया जो है इन सब चीज़ों के ऊपर लगेगा अंडर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के तहत। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और आगे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, सही मायने पे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी अच्छे से सेहत भी नहीं बन पाती, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बच्चों के अंदर जो है पैदा होते चली जाती हैं। तो ये इसमें ये भी होता है कि जो माँ होती है उससे भी कुछ बीमारियां ट्रांसफ़र हो जाती हैं कि माँ के पास भी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होता है, और जो बच्चा पैदा होता है उसके भी पास भी अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए यहाँ पर जो मिशन पोषण 2.0 है इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत एक न्यूट्रिशनल कंटेंट वाली डाइट जो है बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। तो न्यूट्रिशनल कंटेंट को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। डिलीवरी जो है हर जगह जगह तक पहुंचाई जाएगी, जहां पर खासतौर पे ऐसे जिले हैं भारत के जहां पर जो डाटा निकल कर आ रहा है कि बच्चों के पास न्यूट्रिशनल डाइट की कमी है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है उसको पोषण अभियान के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजी है, जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है कि कैसे जो है न्यूट्रिशनल आउटकम्स हम इम्प्रूव करें, उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर 112 एस्पिरेशनल जिले हैं भारत में जहाँ पर बहुत ही खराब हालत है। तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी भारत सरकार। आगे बात कर रहे हैं यूनिवर्सल कवरेज फॉर वाटर सप्लाई। अगर किसी की सेहत सही रखनी है तो पानी भी उसको साफ मिलना चाहिए। अगर साफ पानी पीने को मिल रहा है तो तब भी उसकी सेहत काफ़ी बढ़िया रहेगी। और अगर ख़राब पानी है, अगर पानी कहीं पर खड़ा रह गया तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाती है। तो भारत सरकार अच्छी वाटर सप्लाई की भी सुविधा यहाँ पर करवाना चाहती है। तो उसके लिए जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन अर्बन के तहत आने वाले 5 सालों में 2,87,000 करोड़ जो है भारत सरकार खर्चेगी। तो यहाँ पर इसका एम यही होगा कि जो टैप कनेक्शन, मतलब जो टूटी वाला पानी है ना, वो अवेलेबल करवाया जाए कम से कम 2.86 करोड़ जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड हैं उनको। तो इसके अलावा भारत सरकार चाहती है कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई पहुंचे जितने भी हमारे 4378 जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहाँ पर। इसके अलावा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी जो है अमृत सिटीज़ है। अब अमृत का क्या मतलब है? तो 500 अमृत सिटीज़ हैं, यहाँ पर भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसकी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी।
तो अमृत का जो मतलब है वो है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है ये एक ऐसा मिशन है जहां पर अर्बन एरियाज में जो पानी की सप्लाई है, उसका जो वेस्ट निकलता है उसको कैसे मैनेज करें, उसके ऊपर फोकस करता है। और पानी की सप्लाई जो पीने वाली वो भी अच्छी मिले, अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट मिले, तो इसके ऊपर भी फोकस करता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी साल 2015 में। और आगे बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत। तो इसके तहत भी जो है 1,41,678 करोड़ रुपए जो आने वाले 5 सालों में प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो इसमें जो मेन इंटरवेंशन रहेगी, सबसे पहले जो फोकस किया जाएगा जो फिकल स्लज मैनेजमेंट है उसके ऊपर, उसके अलावा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसके ऊपर। सो फिकल स्लज मैनेजमेंट का मतलब है जैसे भारत सरकार ने बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही, बहुत सारे मुहिम भी चलवाई गई, जैसे बंद दरवाज़ा नाम की मुहिम चली थी, तो बहुत सारे टॉयलेट्स का निर्माण हुआ। तो अभी उसका जो यहाँ पर ह्यूमन वेस्ट निकलेगा उसको भी मैनेज करना है, अभी उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको सही करना है। ओके, और वेस्ट वाटर है उसका भी सही से ट्रीटमेंट करके आगे भेजना है। ओके, ऐसा नहीं कि वो गंदा पानी ऐसा ही आगे जो भेज दिया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट करके आगे भेजना, उसके लिए भी राशि जारी की जाएगी। और जो गार्बेज है उसको सही तरीके से उसका ठिकाना लगाना है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का उसका रिडक्शन करना है, इसके ऊपर सरकार फोकस करी है। एयर पोल्यूशन कम से कम रखना है, तो इसके ऊपर जिस तरीके से भी जो वेस्ट कंस्ट्रक्शन से निकल कर आ रहा है, जो डिमोलिशन एक्टिविटीज से निकल कर आ रहा है, अगर कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाती है तो वहाँ से भी काफ़ी जो डस्ट है वो हवा को ख़राब करती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, कंस्ट्रक्शन से भी काफ़ी हवा जो है दूषित होती है, तो इसके ऊपर भी भारत सरकार फोकस कर रही है। और आखिर में बात कर रही है बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑल लिगेसी डंप साइट्स। सो बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, खास तौर पे जो यहाँ पर डंप साइट्स होंगी जहाँ पर कूड़ा करकट जो है डंप किया जाता है, तो वहाँ पर मिट्टी में वो चीज़ मिल जाती है, तो मिट्टी में ही सफाई करने के लिए ऐसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, जिससे कि जो भी टॉक्सिसिटी होती है डंपिंग साइट्स में, जो भी किसी तरह का केमिकल फेंका गया या कुछ भी फेंका गया, उस जहरीले पदार्थ को जो है ना वो चूस लेते हैं। तो कहने का मतलब एक सस्टेनेबल एक्टिविटी है, जिससे जो है धरती का पानी भी साफ रहेगा और जो है मिट्टी जो है उसकी क्वालिटी भी बेहतर रहेगी। और आगे बात कर रहे हैं क्लीन एयर की, तो इसके लिए भी 2217 करोड़ जो है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए भारत सरकार देगी। इसमें से जो 42 अर्बन सेंटर्स हैं जहां पर 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, यहाँ पर फोकस किया जाएगा। जो बड़े शहर है जहाँ पर 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन निकल कर आती है। और जो आखिर में बात कर रहे हैं वो है स्क्रैपिंग पॉलिसी। अगर एयर पोल्यूशन की भी बात करें तो जो पुराने व्हीकल्स हैं भारत में, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन निकल कर आता है। जो 1%, अगर मैं बात करूँ सन 2000 से पहले जितने भी व्हीकल्स बने हैं, आमतौर पर जो कमर्शियल व्हीकल चलते हैं तो काफ़ी तादाद है, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल जो इनकी परसेंटेज निकल कर आती है वो सिर्फ 1% की है, जितने भी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल भारत में चलते हैं। फिर भी जो इनसे पॉल्यूशन निकलता है वो नए वाले जो व्हीकल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत सरकार जो है एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आ रही है, ओके, जिससे कि जो पुराने व्हीकल्स होंगे और दूसरे जो अनफिट व्हीकल्स होंगे उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होंगे तो 15 साल के बाद स्क्रैप कर ही दिए जाएंगे। ये यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज उनकी यहाँ पर एडवाइजरी भी आ चुकी है। और फिटनेस यहाँ पर फिटनेस टेस्ट किए जाएंगे व्हीकल्स के, इसके लिए अलग अलग फिटनेस सेंटर्स होंगे। 20 साल रखे गए हैं जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके लिए, 15 साल रखे गए हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए। इसके बाद जो है वो उनकी फिटनेस जो है आउट हो जाएगी, स्क्रैप कर दिए जाएंगे। तो ये था सारा फर्स्ट पिलर जिसके ऊपर भारत सरकार ने फोकस किया है, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हवा की क्वालिटी के ऊपर, पानी के ऊपर। तो भारत सरकार चाहती है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करके दें अपने देश के लोगों को जिससे कि सब लोग सेहतमंद रहें। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी किसी देश की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा सेहतमंद होती है उतनी ही वो देश की इकॉनमी अच्छे तरीके से ग्रो करती है। अगर पॉपुलेशन बीमार पड़नी शुरू हो गई तो इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, जीडीपी की दर जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पिलर की, और सेकंड पिलर में बात कर रहे हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन 3 चीज़ों के ऊपर भारत सरकार यहाँ पर काम करेगी। कहाँ से पैसा लाएगी, पैसा कहाँ कहाँ दिया जाएगा और क्यों पैसा दिया जाएगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, शॉर्ट फॉर्म इसको हम PLI स्कीम भी बोलते हैं। तो ये 13 अलग अलग सेक्टर्स में प्रोवाइड की जाएगी। तो आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ जो रुपए हैं ये भारत सरकार देगी
PLI स्कीम के तहत 13 अलग अलग सेक्टर्स में, जहां से भारत को लगता है कि अच्छी GDP निकल कर आएगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जिन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, वाइट गुड्स का सेक्टर हो गया। सो इस तरीके से भारत सरकार चाहती है कि इस तरीके से हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि ग्लोबल लेवल पर हम कम्पीट कर सकें। ओके, जो बाहर के प्रोडक्ट निकल कर आते हैं हमारे प्रोडक्ट भी ऐसे बढ़िया हों और इतना प्राइस वहाँ पर इस हिसाब से हो कि जो अगर सपोज करें चाइना को हमने कम्पीट करना तो कर पाएँ। तो हम चाहते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैम्पियंस हैं, ठीक है, इस तरीके का हम भारत चाहते हैं कि अपने आप को ग्लोबल लेवल तक जो है हम पहुंचा सकें, अपने आप को, अपनी प्रोडक्शन को। तो आगे बात कर रहे हैं, भारत सरकार हेल्प करेगी जितने भी यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, खासतौर पे जो 13 सिलेक्टेड सेक्टर्स है यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन की जो है इंटेग्रल पार्ट बने, यहाँ से भी माल निकल कर बाहर डिमांड हो, लोग खरीदें, अगर चाइना के लोग माल खरीदे तो हमारा भी खरीदें, और जो कोर कॉम्पिटेंस है, ठीक है, वो यहाँ पर पैदा की जाए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है ये यहाँ पर पैदा की जाए। इस तरीके से आगे यहाँ पर भारत सरकार चाहती है जो साइज है इन की सेक्टर्स का, इसको बड़ा किया जाए। अगर ये साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट की भी चांसेस काफ़ी होंगे। और यहाँ पर बात भी, यहाँ पर फोकस भी यही है सरकार का कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के केसेस निकल कर आए, इसलिए भारत सरकार जो है 2 लाख करोड़ के आसपास पैसा देगी आने वाले 5 सालों में। और अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 13 अलग अलग सेक्टर कौन कौन से हैं जहां पर भारत सरकार PLI स्कीम के तहत पैसा जारी करेगी। और आगे बात कर रहे हैं टेक्सटाइल्स की। सो टेक्सटाइल्स में भी एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की, जिसको हम बोल रहे हैं मित्रा स्कीम। सो है क्या ये? इसका मतलब है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ओके, तो ये PLI स्कीम के साथ ही जो है ऐसी भारत सरकार जो है इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जा रही है। आने वाले 3 सालों में 7 ऐसी टेक्सटाइल पार्क्स जो है भारत में एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, हमारा माल बाहर तक पहुंचे, कॉम्पीट कर सके हम जो बाहर के नेशन हैं उनके साथ, और हम जीतें भी। और बाहर से भी हम चाहते हैं कि अगर हम कम्पीट करेंगे कल को बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और भारत सरकार यही चाहती है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना बड़े पैमाने पर आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी। अगर इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आती है तो हमारे जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगी और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ पाएगा आने वाले समय में। अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है इम्पोर्ट के मुकाबले में तो हमारे जो रुपया है वो भी आपको काफ़ी स्ट्रांग होता नजर आएगा US डॉलर के मुकाबले में। और आगे बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है भारत सरकार ने क्या किया है, हमने आज जो सुबह डिस्कस किया था आर्टिकल, उसमें भी मैंने यहाँ पर बात की थी कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उसको और एक्सपेंड कर दिया है। इसमें 7400 प्रोजेक्ट्स और ऐड कर दिए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये वाला जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार ने पिछले बजट में अनाउंस किया था। उसमें 102 लाख करोड़ की राशि जो थी यहाँ पर उसका देने का प्रावधान था भारत सरकार की ओर से। और अभी की अगर सिचुएशन की बात करें, 1 साल हो चुका है पुराने बजट को आए, तो 217 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और जहां पर 1.10 लाख करोड़ का जो खर्चा है वो आ चुका है अभी तक के लिए। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं मेजर्स इन 3 थ्रस्ट एरियाज टू इंक्रीज फंडिंग फॉर NIP। तो कुछ मेजर्समेंट निकाले गए हैं, कुछ 3 जो एरियाज है जहां से ज़्यादा जो है फंडिंग जुटाई जा सकती है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो पहली बात कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, दूसरी बात कर रहे हैं बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स, और तीसरा है एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो जी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए फंडिंग, पैसा चाहिए। अगर पैसा टाइमली आपको मिलता जा रहा है तो आपका प्रोजेक्ट जो है टाइमली काम चलता जाएगा और जो भी आपने समय लक्ष्य रखा है उस समय लक्ष्य के हिसाब से वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को हम बनाएं और जिससे कि पैसा जुटाया जा सके, जो काम करे, कि हमें इन्वेस्टमेंट जो है करवा के दे, हमारे लिए पैसा जुटाए, फंडिंग जुटाए। और आगे यहाँ पर जो मोनेटाइजिंग एसेट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। जो भी इतने एसेट भारत सरकार के जिनसे पैसा जुटाया जा सकता है, ओके, तो उनको यूज़ किया जाएगा, फोकस किया जाएगा उनके ऊपर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर है भारत सरकार उसको भी एनहांस कर रही है। भारत सरकार ने काफ़ी पैसा यहाँ पर जुटाने की यहाँ पर बात कही है, खासतौर पे जो PSUs हैं उनकी डिसइन्वेस्टमेंट करके कि उनका स्टेक हम बाहर बेचेंगे प्राइवेट को, जो पैसा आएगा उसको भी जो है इन प्रोजेक्ट्स में हम लगाएंगे। तो अभी हमने जो 3 मेजर्स पढ़े हैं तो इन तीनों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो इसके लिए एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा
जिसका नाम दिया गया है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI। तो इसके लिए भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए देगी और इसको 20,000 करोड़ रुपए देकर इसको कैपिटलाइज करेगी, ताकि कि आने वाले समय में ये एक तरह से जहां पर भी जिस भी प्रोजेक्ट में, अगर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वहां पर जहां पर भी पैसे देने की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस करने की जरूरत पड़ती है, ये फाइनेंस करे उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। ओके, और एज ए कैटलिस्ट भी जो है ये काम करेगा वहां पर। इसके अलावा भारत सरकार जो है एक 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करेगी इसी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आने वाले 3 सालों में। ओके, और जो डेट फाइनेंसिंग है, मतलब कि जो कर्जा है इसको फाइनेंस करना है, तो उसके लिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनेबल किया जाएगा कि वो जो है आने वाले समय में सीधे जो है डेट फाइनेंसिंग के ऊपर भी अपना पैसा लगाएं और जो है जो भी प्रोजेक्ट्स भारत सरकार में चल रहे हैं वो टाइमली मैनर में कंप्लीट हों। तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो लेजिस्लेशन है उनको अमेंड किया जाएगा आने वाले समय में। तो ये क्या होते हैं, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, ये एक तरह के इनोवेटिव व्हीकल्स होते हैं जो कि डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि अपना जो उनका रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट होता है ना, उनको वो मोनिटाइज कर पाएं, मतलब उसके लिए पैसा जुटा पाएं। तो इसके लिए इसके तहत जो है इन्वेस्टर जो है एक तरीके का इनेबल हो जाता है और बिना उस प्रॉपर्टी को वो मालिक बने वो पैसा यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इनको अमेंड किया जाएगा डेट फाइनेंसिंग को और बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए और फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाने के लिए। और दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं बिग थ्रस्ट ऑन मोनिटाइजिंग एसेट्स, मतलब कि जो एसेट्स हैं इनको मोनिटाइज किया जाएगा, तो उसके ऊपर काफ़ी फोकस भारत सरकार करने जा रही। तो उसी के चलते नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो आने वाले समय में भारत सरकार की ओर से लॉन्च की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इसी बजट में ये नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर्स अपनाए जाएंगे कैसे जो है एसेट मोनिटाइजेशन करनी है, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स हैं जो कि 5,000 करोड़ रुपए के हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं उनको। और इसके अलावा जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं ऑफ 7,000 करोड़ वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनके जो इन्वेस्टमेंट उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उनको इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से पैसा आएगा भारत सरकार के पास। और आगे बात करें जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं, जैसे रेलवे में भी बहुत सारे फ्राइट कॉरिडोर उनका निर्माण चल रहा है। जैसे बात करूं कोलकाता से लुधियाना, ओके, काफ़ी पुराने समय से ये काम चल रहा है कि एक फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर सिर्फ मालगाड़ी जो है वो चलेगी, वहां पर पैसेंजर्स का ट्रैक अलग करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे कॉरिडोर्स का निर्माण जो है भारत में चल रहा है। तो इनके जो एसेट्स हैं इनको कहाँ से मोनिटाइज करवाया जाएगा, रेलवे खुद करेगी। ओके, जो भी ये रेलवे के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी इनके मेंटेनेंस होती है रेलवे के द्वारा ही यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो हैं उनको मोनिटाइज किया जाएगा, उनके जो ऑपरेशंस होंगे, जो मैनेजमेंट कंसेशन होगी उससे जो पैसा आएगा उससे। इसके अलावा जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, ओके, जिसको कि रोल आउट किया गया है अंडर एसेट मोनिटाइजेशन प्रोग्राम। और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं इनका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस ऑफ गेल, IOCL एंड HPCL। इसके अलावा जो AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, इनको कैसे यहाँ पर एसेट इनका कैसे मोनेटाइजेशन करना है इसके बारे में बात करें। इसके अलावा जो भारत सरकार के अंतर्गत रेलवे के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, इसके अलावा जो वेयर हाउसिंग एसेट्स हैं CPSEs के, ओके, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड NAFED, तो ये सभी के सभी अदारे हैं भारत सरकार के, तो इनका भी कोई ना कोई एसेट्स है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं तो इनसे भी काफ़ी जो है पैसा जो है मोनिटाइजेशन भारत सरकार को होता है। तो एसेट मोनिटाइजेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार चाहती है जितने भी इसके अदारे हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं उनकी जो है किसी न किसी तरीके से एसेट्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू जो है वो निकाली जाए, इस तरीके से इसको इकॉनमी में पेश किया जाए कि इनकी कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आए। बहुत सारे ऐसे अदारे भी हैं जो मतलब बिल्कुल लॉस में चल रहे हैं, तो भारत सरकार चाहती है कि ऐसे अदारों का भी कोई ना कोई सोल्यूशंस निकाला जाए। तो फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे वैल्यू जनरेट की जाएगी, कैसे मोनिटाइज किया जाएगा अलग अलग अदारों को। तो उसके तहत जो भी भारत सरकार के पास एसेट्स मौजूद हैं उनको यूज़ किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और तीसरा जो मेजर था वो यहाँ पर भारत सरकार जो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बजट जो है उसको और
बढ़ाने जा रही है, काफ़ी शार्प इंक्रीज जो है इसमें करनी जा रही है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसमें कितनी वृद्धि की गई है। तो उसमें 34.5% की जो है आपको वृद्धि देखने को मिलेगी जो पिछले साल का बजट था उसके मुकाबले। तो अभी के लिए 5.54 लाख करोड़ जो है वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार करेगी 2021-22 के फिजिकल ईयर में। पिछले साल का 4.12 लाख करोड़ था। तो इसमें 2 लाख करोड़ रुपए हैं वो यहाँ पर राज्यों को, जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, ठीक है, उनको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 44,000 करोड़ रुपीस हैं वो दिए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, किसके लिए दिए जाएंगे? टू प्रोवाइड फॉर प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट्स एग्जिबिटिंग गुड प्रोग्रेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, उनके ऊपर जो है फोकस किया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, जितने प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ओके, जो भी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं उनके अंतर्गत। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पैसा भारत सरकार खर्चेगी वो है रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पर 1,18,101 लाख करोड़ रुपीस जो है भारत सरकार खर्चा करने जा रही है आने वाले समय में, खासतौर पे जो रोड के, जो हाईवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत ये काम होगा, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपए वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत ही खर्चा किया जाएगा। और इसी के तहत जो है 5.35 लाख करोड़ जो है भारतमाला परियोजना के तहत दिए जाएंगे, जिसमें 13,000 किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं वो बिछाई जाएंगी, जिसके लिए 3.3 लाख करोड़ जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जा चुके हैं अभी के लिए। और 3,800 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 8,500 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो भी अवार्ड की गई हैं कि मार्च 2022 तक जो है ये वाली सड़कें जो है इनका भी निर्माण कार्य जो है सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल बात कर रहे हैं 11,000 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स हैं वो भी मार्च 2022 तक जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और आगे बात करें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो हैं वो भी प्लान किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनका निर्माण किया जाएगा। तो बात कर रहे हैं कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो लगेंगे। तमिलनाडु में जो नेशनल हाईवे का निर्माण होगा 3,500 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई होगी। इसके अलावा 65,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी जो केरला में नेशनल हाईवेज होंगे, तो वहाँ पर भी 1,100 किलोमीटर जो है लंबाई उनकी बनाई जाएगी आने वाले समय में। 25,000 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया जाएगा 675 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा उसके लिए। और 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है पैसे एलोकेट किए जाएंगे 1,300 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज के लिए, जो कि असम में बनाए जाएंगे आने वाले 3 सालों में। और इसके अलावा 19,000 करोड़ रुपए जो हैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है काम चल रहा है नेशनल हाईवेज का उस राज्य में, असम राज्य में। तो उसके लिए 19,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है, पैसा लग चुका है। तो और भी पैसे जो है भारत सरकार अलग अलग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के ऊपर लगाएगी। यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर पैसे लगाने का मतलब होता है कि इस तरीके से कॉरिडोर्स, नेशनल हाईवेज का निर्माण करना है कि तेजी से और जल्दी से कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना उसमें बूस्ट आए। और आगे बात कर रहे हैं फ्लैगशिप कॉरिडोर्स, एक्सप्रेस वेज की। तो एक्सप्रेस वे ये भी एक तरह के नेशनल हाईवे होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी जो है रखी जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर मिलती हैं अगर कोई भी इस एक्सप्रेस वेज पे जो है सफ़र करता है। तो इस यहाँ पर भी एक रेंज लिमिट होती है कि कितनी रफ्तार तक जो है आप अपनी गाड़ी चलाओगे, मैक्सिमम या मिनिमम। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की। तो इसके रिगार्डिंग जो 260 किलोमीटर का जो यहाँ पर जो लेंथ बची हुई है उसको भी अवार्ड कर दिया जाएगा 31 मार्च 2021 से पहले। सो 31 मार्च 2021 को हमारा जो पिछले वाला जो बजट था, ओके, तो उसका जो फिस्कल ईयर है वो ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा 2020-21 का जो बजट आया था उसमें ये चीज़ दी गई थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में, उसमें बताया गया था, राशि जारी की गई थी। तो अभी उसका जो 260 किलोमीटर का जो लंबाई बची है वो भी 31 मार्च से पहले दे दी जाएगी। और 1 अप्रैल से हमारा जो है ये नए वाला फिस्कल ईयर शुरू होगा, जिसके लिए अभी ये बजट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी चलेगा 31 मार्च 2022 तक। आगे बात कर रहे हैं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे की। तो इसकी बात करें तो 278 किलोमीटर जो है उसका काम जो है इसी फिस्कल ईयर में शुरू हो चुका है।
और बाकी की जो कंस्ट्रक्शन है वो 2021-22 में इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे बात कर रहे हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे की। तो ये जो हाईवे होगा, ये जो एक्सप्रेस वे होगा, ये 63 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसको बनाया जाएगा एक अल्टरनेटिव रूट जो है प्रोवाइड करने के लिए नेशनल हाईवे 27 को। ओके, तो उसका एक अल्टरनेटिव रूट जो है इस एक्सप्रेस वे के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया जाएगा। तो ये भी 2021-22 में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके रिगार्डिंग भी 210 किलोमीटर का काम जो है इस फिजिकल ईयर में अभी शुरू कर दिया गया है और बाकी की कंस्ट्रक्शन वो भी 21-22 का फिजिकल ईयर जो है उसमें कंप्लीट की जाएगी। जो हमारा ये वाला बजट है उसमें पैसे दिए जाएंगे आने वाले समय में कि ये जो कॉरिडोर से इनको कंप्लीट करने की ओर जो है काम किया जाएगा, कदम बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा बात कर रहे हैं राजपुर विशाखापट्टनम, तो इसमें बात कर रहे हैं 464 किलोमीटर का यहाँ पर एक एक्सप्रेस वे होगा जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश को क्रॉस करता हुआ जो है बनाया जाएगा। इसी साल में इसको अवार्ड कर दिया जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है फिजिकल ईयर 2021-22 में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा चेन्नई सलेम कॉरिडोर की बात करें, ये भी 277 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे होगा जो कि अवार्ड किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इसकी भी अगले साल जो ये वाला फिजिकल ईयर है 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसमें शुरू होगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी 21-22 में शुरू होगी। और जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, ओके, इसको दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, तो इसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो 2021-22 में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और आगे बात कर रहे हैं कहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा भारत सरकार का, तो बात कर रहे हैं एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको और बढ़िया किया जाएगा, खासतौर पे जितने भी नए 4 और 6 लेन हाईवेज बनाए जाएंगे वहाँ पर। तो 4 और 6 लेन हाईवेज में जो काम किया जाएगा, यहाँ पर बात करें स्पीड रडार्स, ओके, कि मतलब कि कितनी गति चल रही है वाहनों की, इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए स्पीड रडार्स जो है ये इंस्टॉल किए जाएंगे। वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स होंगे, जिस तरीके के भी यहाँ पर साइन बोर्ड्स की ज़रूरत होती है ट्रैफिक में, वो यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे इन कॉरिडोर्स में, इन हाईवेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जीपीएस एनेबल्ड रिकवरी वैन्स। तो कहने का मतलब अगर कोई गाड़ी किसी हाईवे में ख़राब हो जाती है कहीं पर जाके, तो आप अपना जीपीएस ऑन कर दो, तो ये जो गाड़ी है, जो ये रिकवरी वैन होगी, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका लोकेशन जानकर आपके पास पहुंच जाएगी और आपको जिस भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी वो आपको प्रदान करेगी वहाँ पर आके। और अगर गाड़ी को भी अगर टो करके लेकर जाना है तो वो भी काम जो है वहाँ पर कर दिया जाएगा। आगे बात कर रहे हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी काफ़ी खर्चा भारत सरकार करने जा रही है। तो रेलवेज में भी भारत सरकार 1,10,055 करोड़ जो है रेलवे के लिए देगी और इसमें से 1,07,100 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही काम किया जाएगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो बड़ी मायनेबर चीज़ें चाहिए, जो रेलवे नेटवर्क है उसके ऊपर, जो ट्रेन्स हैं इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जो रेलवे स्टेशन हैं इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और एक नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 ये बनाया जाएगा। ये एक नई बात यहाँ पर कर रहे हैं, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 बनाया जाएगा कि हम कैसा रेलवे सिस्टम जो है 2030 तक देना चाहते हैं भारत में, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा इस नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया के तहत। और आगे बात कर रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी जाएगी जो ब्रॉड गेज रूट्स हैं, जो बड़े रूट्स हैं खासतौर पे वहाँ पर, और वो भी जो है दिसंबर 2023 तक हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। तो भारत सरकार इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस कर रही है। पहले ये 2019 का भी टारगेट लेकर चल रहे थे कि इलेक्ट्रिफिकेशन कर देनी है पूरी जितनी भी रेलवे है भारत में, तो अभी भी ये काम चल रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो बहुत से जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भारत सरकार बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। आगे बात कर रहे हैं कि जो ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर्स हैं वो 46,000 RKM जो है हो चुके हैं। तो कहने का मतलब 72% जो है वो काम जो है 2021 तक के जो एंड है वहाँ पर वो काम खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है और ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है, इनको भी जो है जून 2022 तक जो है कमीशन कर दिया जाएगा। और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती हैं उनको कम करने के लिए इनको जो है इनको शुरू कर दिया जाएगा। तो कोई भी अगर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भारत सरकार बनाती है तो उसका मेन मकसद यही होता है कि जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, जिसने भी पहुंचाया है उसको किसी न किसी तरीके से बेनिफिट मिले।
जो भी उसका खर्चा पहले आता था वो खर्चा अभी कम हो। अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है तो इसको मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी के तहत जो है इसके ऊपर फोकस करके इसको भी जून 2022 में कमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जो है एडिशनल इनिशिएटिव जो है जिनका प्रपोजल रखा गया है, तो बात कर रहे हैं सोननगर गोमोह सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो यहाँ पर भी जो है पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है 2021-22 में यहाँ पर भी काम जो है शुरू करना है। तो इसके बारे में एडिशनल प्रपोजल है। और आगे बात कर रहे हैं फ्यूचर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट, जो आने वाले समय में भारत सरकार शुरू करेगी। तो बात कर रहे हैं ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा। तो दूसरी बात कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम भूसवल टू खड़गपुर टू दनकुनी। ओके, तो ये 3 रूट्स को यहाँ पर फॉलो करके ये रूट जो है ये कॉरिडोर शुरू किया जाएगा और पूर्व को पश्चिम इलाकों के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आगे बात करें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम इतरसी टू विजयवाड़ा। तो इसके लिए भी यहाँ पर बात रखी जाएगी कि जो पैसेंजर कन्वीनियंस है और सेफ्टी है इसके ऊपर भी फोकस किया जाए आने वाले समय में। तो एस्थेटिकली डिजाइन विस्टा डोम एलएचबी कोच जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे, खासतौर पे जो टूरिस्ट रूट्स होंगे उन रूट्स के ऊपर, जो कि अच्छे से वो लोग जो है टूरिस्ट जो है वो ट्रैवल कर पाएँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं। अगर बाहर से भी कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता है और बार बार यहाँ पर आए और हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी फ़ायदा मिले। और साथ ही साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हाई डेंसिटी नेटवर्क रहता है या हाई यूटिलाइज नेटवर्क रूट्स हैं, तो वहाँ पर इंडिजिनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम हम यूज़ करेंगे, जो कि किसी तरीके का जो ट्रेन का कोलिजन हो जाता है, ये चीज़ें ऐसे एक्सीडेंट जो है ना हो, जो भी खासतौर होते हैं ह्यूमन एरर के चलते। तो भारत में ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो चुके हैं जिसमें एक ही रूट में 2 ट्रेनें आ जाती हैं और दोनों टकरा जाती हैं, बाद में काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है। तो इससे ये सब चीज़ें आने वाले समय में ना हो, भारत सरकार इसके ऊपर भी काम करके आगे बढ़ रही है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर जो भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, देखिए हम अभी तक वो तीसरा वाला मेजर जो है अभी तक वो पढ़ रहे हैं कि जिसमें भारत सरकार अपना जो शेयर है उसमें बढ़ोतरी करने जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बहुत बड़ा होता है, तो हमने अलग अलग एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा पढ़ा है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो भारत सरकार चाहती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर है उसको भी अर्बन एरियाज में और बढ़ाया जाए, खासतौर पे जो मेट्रो रेल नेटवर्क है इसको एक्सपेंशन इसकी की जाए, और भी जो शहर है वहाँ पर, खासतौर पर जो सिटी बस सर्विस होती है, जहाँ पर जिन शहरों में इसकी ज़रूरत है वहाँ पर ये सिटी बस सर्विस जो है ये प्रोवाइड की जाए। तो बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर बस ट्रांजिट सिस्टम भी चलते हैं, जहाँ पर एक बड़ा रोड होगा शहर के बीचों बीच, उसी के बीच में जो है बसेस चलेंगी और वो जो बसेस हैं वो बिना किसी रुकावट के चलती हैं। तो सबसे बड़ी जो ये लेन बिछी हुई है ये सूरत में बिछी हुई है, 108 किलोमीटर लंबी। भारत में सूरत में ही यहाँ पर जो बस लेन बिछी है, जो 2 सड़कों के बीच में जो बस ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो बसेस चलाई जाती हैं जिनको मेट्रो बसेस भी बोलते हैं, तो सूरत जो है नंबर 1 पे है भारत में, जिसका 108 किलोमीटर का नेटवर्क है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं 18,000 करोड़ रुपए एक नई स्कीम के लिए जारी की जाएंगे, जो कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है, इसको एक्सपैंड किया जाए। ओके, और यहाँ पर भी जो है PPP मॉडल जो है फॉलो किए जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल है यहाँ पर भी फोकस किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि इस मॉडल के तहत 20,000 से ज़्यादा बसेज जो है वो चलाई जा सके भारत के अलग अलग शहरों में। इसके अलावा भारत सरकार चाहती है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अगर इसमें बूस्ट लेकर आना है तो यहाँ पर भी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर करनी है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है तो भारत सरकार चाहती है कि यहाँ पर इन सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाई जाए, ताकि जो यूथ है उसको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऑफर मिल सके। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो 702 किलोमीटर का कन्वेंशनल मेट्रो रूट है वो ऑपरेशनल है, और इसके अलावा 1016 किलोमीटर का और जो मेट्रो रूट जो है वो तैयार किया जा रहा है। और जो RRTS है, रैपिड रीजनल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके तहत यहाँ पर 27 शहरों में ये सर्विस जो है प्रोवाइड की जाएगी, आने वाले समय में काम चल रहा है। इसके अलावा बात कर रहे हैं मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की। तो एक तरह की ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि जितने भी मेट्रो रेल सिस्टम है वो कम से कम कॉस्ट में जो है वो कंज्यूमर तक जो है अपनी सेवा प्रदान करें, और एक जैसा एक्सपीरियंस जो है सब शहरों में देखने को मिले, चाहे वो टायर 2 का शहर है चाहे वो टायर 1 का शहर है। ओके, तो एक जैसा एक्सपीरियंस सभी शहरों में मिले तो जो खर्चा है वो कम आए, क्योंकि जो आम नागरिक है
वो तभी अट्रैक्ट होगा इन सर्विसेज के ऊपर जब अगर आपका जो फेयर है, किराया है, वो बाकी किरायों के मुकाबले थोड़ा कम होगा। तो भारत सरकार चाह रही है कि मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो जैसी टेक्नोलॉजीज जो है इनको इंट्रोड्यूस किया जाए अलग अलग शहरों में, टीयर 2 और टीयर 1 के शहर में। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कोई एक शहर जो टीयर 1 की कैटेगरी में आता है, कोई एक शहर जो टीयर 2 की कैटेगरी में आता है। तो ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत चाहे मेट्रो रेल को एक्सपैंड किया जाता है, चाहे बस नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाता है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, लेकिन बढ़ोतरी जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो जो सेंट्रल काउंटर पार्ट वो यहाँ पर फंड करने जा रही है 1957 करोड़ जो रुपीज़ है, जो कोची मेट्रो रेलवे फेज़ 2 है जो कि 11 किलोमीटर लंबा होगा, वहाँ पर भारत सरकार ये पैसा खर्चेगी। इसके अलावा जो चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज़ है उसका फेज़ 2 का जो काम चल रहा है 118 किलोमीटर लंबा है वो, उसके लिए 63,246 करोड़ जो है भारत सरकार देगी। इसके अलावा जो बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि फेज़ 2A और फेज़ 2B के तहत 58 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, उसके लिए 14,788 करोड़ रुपया खर्चेगी। और जो नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज़ 2 है और नासिक मेट्रो जो यहाँ पर बनाई जा रही है उसका जो खर्चा है 5976 करोड़ और दूसरे का है 2092 करोड़। तो इसके ऊपर भी भारत सरकार खर्चा करने जा रही है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पिछले 6 सालों में 139 गीगावाट का जो है हमने कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुके हैं हम, कि पावर जनरेशन जो हम इतनी 139 गीगावाट जो हम ये कर चुके हैं। और इसके अलावा 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर जो है इसकी ट्रांसमिशन लाइंस जो है बिछा दी गई हैं और 2.8 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के साथ। तो यहाँ पर पिछले 6 सालों में ये काम किया गया भारत सरकार की ओर से। कोशिश की गई है कि हर घर तक जो है, हर गांव तक जो है बिजली पहुँचाई जा सके। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन्स। ओके, जो हम यहाँ पर जैसे पावर जहाँ से लेकर आएंगे उसके लिए जो हमें कैपिटल चाहिए उसका इंस्टॉलमेंट होना, उसके ऊपर फोकस होना। तो भारत सरकार खुद से भी यहाँ पर काम कर रही है, जो प्राइवेट कंपनीज है बहुत सारी वो भी इस पावर सेक्टर में काफ़ी काम कर रही हैं। तो कंज्यूमर जो है इसको अभी अल्टरनेटिव्स दे दिए गए कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो खुद से चुन सकते हैं। ओके, जहाँ पर उनको लगता है कि अच्छा प्राइस उनको मिल रहा है, सस्ती जहाँ पर बिजली सबसे मिलेगी, कंज्यूमर तो वहीं जाएगा। तो अभी आप देखो दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो बिजली जो है मुहैया करवाती है और उसी हिसाब से केजरीवाल सरकार जो है टेंडर देती है उस कंपनी को जो सबसे सस्ती बिजली प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को यहाँ पर अल्टरनेटिव दिए गए कि वो भी अपनी कंपनी खुद से चुन सकते हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं एक नई जो है रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी। तो आने वाले 5 सालों में 3,05,984 करोड़ जो रुपए हैं वो दिए जाएंगे और रिफॉर्म लाए जाएंगे इस प्रोडक्शन सेक्टर में, प्रोडक्शन को इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खड़ा करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है वो 2021-22 के फिस्कल ईयर में लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे बात कर रहे हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में। तो यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल के तहत भारत सरकार जो है 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर देगी अलग अलग 7 प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पर उनकी ऑपरेशन के तहत जो है बनाए जाएंगे, वहाँ पर और फैसिलिटी प्रोवाइड करने के तहत जो है बनाए जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कोई 4 ऐसे मेजर पोर्ट्स जो भारत के मेजर पोर्ट्स हैं, ओके, और कोई 2 माइनर पोर्ट्स के नाम बताइए। इसके अलावा बात करें जो इंडियन शिपिंग कंपनीज हैं उनको भी जो है यहाँ पर सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी भारत सरकार की ओर से आने वाले 5 सालों में 1624 करोड़ रुपए की, जो खास तौर पर किन रिलेशन में काम कर रही हैं, जो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज जो हैं और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो उनके टेंडर्स निकल कर आते हैं ग्लोबली, अगर उनके मायने में अगर काम कर रही हैं तो जिस तरीके का भी अगर लॉस होता है या जिस तरीके का भी नुकसान हो सकता है उसके तहत जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 1624 करोड़ रुपए की इंडियन शिपिंग कंपनीज को। तो मुझे भी किन्हीं 2 इंडियन शिपिंग कंपनीज के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उसको डबल करना है हमने। अगर कोई शिप आता है उसको रिसाइकल करना है, ओके, तो हम बहुत सारे शिप जो है रिसाइकल करके उसको चलाते हैं, ओके। बहुत सारे शिप्स ऐसे भी आते हैं जिनको स्क्रैप भी करना होता है। यहाँ पर फिजिकली बात कर रहे हैं कि कैसे उनको
रिसाइकलिंग की जो कैपेसिटी उसको डबल करना है। तो जो 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है वो यहाँ पर जो है 2024 तक हमने कोशिश करने की इतना काम करें, जिससे कि आने वाले समय में 1.5 लाख जो है जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं इस शिपिंग सेक्टर में, अगर रिसाइकलिंग का सेक्टर है, अगर इसके ऊपर सरकार फोकस करती है तो। और आगे बात कर रहे हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जो उज्ज्वला स्कीम भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है, तो उसमें 1 करोड़ और नए बेनिफिशरीज जो है जोड़े जाएंगे आने वाले समय में। तो उज्ज्वला स्कीम के तहत भारत सरकार यहाँ पर सिलेंडर बांटती है, तो अभी भी 8 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरी जो है हो चुके हैं इसके। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि 100 और ज़िले जो हैं उनको जोड़ा जाएगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ आने वाले 3 सालों में। एक नया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर लॉन्च दिया गया है भारत सरकार की ओर से। और एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर जो है इसको सेटअप किया जाएगा फॉर फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी इन ऑल नेचुरल गैस पाइपलाइंस ऑन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एसेस बेसिस। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक सिस्टम ऑपरेटर होता है जिसका काम क्या होता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफॉर्म करना इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। ओके, तो ये जो भी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड होता है, जो गैस पाइपलाइंस बिछाई होती है, उन्हीं का प्रयोग करके जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है। और साथ ही साथ ये चीज़ भारत सरकार यहाँ पर जो है इसका ये चीज़ देखेगी कि किसी तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो ना हो। जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेटर होंगे, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम कर रहे होंगे लोग, तो उनको ओपन एक्सेस जो है आसानी से मिल सके और सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे आने की और इस फील्ड में जो है इसको और एक्सपैंड करने की। और आगे बात करें फाइनेंशियल कैपिटल की, इसके अंतर्गत एक नया सिक्योरिटीज मार्केट कोड जो है वो बनाया जाएगा आने वाले समय में। और इसके अलावा बात करें कि वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब जो है गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में स्थित है, जहां पर हम IFSC का इसको सेंटर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको एज ए फिनटेक हब जो है डेवलप किया जाएगा। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करें कि एक नया परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा आने वाले समय में, जो कि जो भारत की बॉन्ड मार्केट है ना, जो डेट मार्केट है, इसको और डेवलप किया जा सके और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो डेट सिक्योरिटीज़ है उनको सही किया जा सके, और ख़ास तौर पे जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है उसको और जो है इम्प्रूव किया जा सके। वो तभी हो पाएगी जब हम अच्छे से एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देंगे हमारी बॉन्ड मार्केट को, तो तभी जो है इन्वेस्टर अच्छे से पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, आगे जो काम चलेगा, फिर हमारी जो है पूरा का पूरा इकॉनमी जो है वो एक सर्कल में आ जाती है। इसके अलावा बात कर रही है, चाहे नॉर्मल टाइम हो चाहे स्ट्रेस टाइम हो, ये इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो है हेल्प करता रहेगा बॉन्ड मार्केट की। इसके अलावा बात कर रहे हैं रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज जो है, इसका एक सिस्टम जो है वो सेटअप किया जाएगा आने वाले समय में। सेबी जो है उसको इसका रेगुलेटर जो है नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। और इसके अलावा बात कर रहे हैं एक इन्वेस्टर चार्टर जो है उसको जो है डेवलप किया जाएगा फाइनेंशियल इन्वेस्टर के लिए। और कैपिटल इन्फ्यूजन जो है 1000 करोड़ रुपए का टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड 1500 करोड़ टू इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये पैसे जो है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर जो लिमिट है FDI की उसको अभी 49% से 74% जो है वो कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो फॉरेन ऑनरशिप है उसको भी अलाउ कर दिया जाएगा। अगर बाहर से कोई इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर ऑनरशिप लेना चाहता है किस इन्वेस्टमेंट के तहत, तो वो भी उसके लिए भी उसको अलाउ कर दिया गया है। और जो कंट्रोल है अपने सेफ गार्ड्स के हिसाब से वो कर सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन है, जो NPAs हैं, जो बैड लोन्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये दोनों जो है सेटअप की जाएंगी। जो बैड लोन्स हैं, जो NPAs हैं, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सके, जो कि भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है वो थोड़ी सी दुरुस्त हो सके, हेल्दी हो सके आने वाले समय में। तो ये एक प्रयास है भारत सरकार का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के तहत। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि कुछ PSPs ऐसे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जिनको रिकैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कि पैसे दिए जाएंगे। तो 20,000 करोड़ रुपए जो है फिस्कल ईयर 2021-22 में जो है कुछ PSPs को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उनकी
जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सही बरकरार बनी रहे, है ना वो भी कल को दिवालिया हो जाए। और जो बाकी के बैंकों के हालात हैं जिनको हमें मर्ज करना पड़ा है बड़े बैंकों के साथ, और आने वाले समय में कुछ पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स की हालत ऐसी हो जाए कि वो डूबने की कगार पर आ जाए, तो भारत सरकार उनको रिकैपिटलाइज करेगी 20,000 करोड़ का। और इसके अलावा बात कर रहे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस सेक्टर की, तो यहाँ पर भी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट था 1961 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी ताकि जो डिपॉजिटर है जिसने अपना पैसा डिपॉजिट किया है उसकी हेल्प हो सके, और टाइम बाउंड मैनर में जो है अपने डिपॉजिट को वो असेस कर सके। अगर यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की बात आती है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो मिनिमम लोन साइज एलिजिबल है फॉर डेट रिकवरी अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम सारफेसी एक्ट बोलते हैं 2002 का, तो उसके तहत जो मिनिमम लोन साइज एलिजिबल है ओके फॉर डेट रिकवरी, तो उसको उस अमाउंट को 50 लाख रुपए से कम करके 20 लाख कर दिया जाएगा फॉर एनबीएफसीज, ओके, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए, विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़। तो ये जो सारफेसी एक्ट ये कहता क्या है? ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी बैंक ओके अगर उसने अपना लोन रिकवर करना है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उससे अगर किसी ने लोन लिया था, तो अगर लोन रिकवर नहीं हो पा रहा, तो ये एक्ट जो है इन बैंक्स को, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये इजाज़त देता है कि वो जो उस लोन के संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ओके जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनकी सेल कर सकता है, ताकि जो कि अपनी लोन की रिकवरी जो है वो कर सके। तो इसके तहत बात की गई है कि जिन एनबीएफसीज का टोटल एसेट साइज 100 करोड़ का है, तो वहां पर जो लिमिट थी कि कम से कम जो है मिनिमम लोन जो है कितना दे सकते हैं आगे, तो वो 50 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कंपनीज के बारे में। तो भारत सरकार कह रही है कि कंपनी मैटर करती है, तो इसी के तहत जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट था 2008 का, अब इसको डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया जाएगा। सो एलएलपी होता क्या है? एलएलपी एक तरह का एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल होता है जो कि कंबाइन करता है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्टनरशिप विद द बेनिफिट्स फॉर इट्स पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब ऐसे पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी बहुत कम है, वो ज़्यादा शेयर जो है किसी एक मेन बंदे का ही है, जो मेंबर्स हैं उनके पास बहुत कम पैसा था कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन लायबिलिटी, इसके अलावा जो पैसा भी उन्होंने दिया है उसके बाकायदा अगर चेक करें लायबिलिटी वो भी बहुत कम है। तो अगर पैसा कोई कहीं उठाकर जमा करवाता है तो बेसिकली लोन से ही होता है। अगर कंपनी भी कोई चल रही है ओके, तो वहाँ पर भी जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन होता है ओके, तो जो भी फंक्शन होता है, जो लीगल एंटाइटी होता है उसका हमेशा अलग रहता है, जो मेंबर होते हैं वो अलग रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है, तो इसको क्रिमिनलाइज किया हुआ था, तो इसको अभी डीक्रिमिनलाइज करने की बात कर रहे हैं एलएलपी को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को। और इसके अलावा बात कर रहे हैं जो स्मॉल कंपनीज हैं, जो रूल्स भारत सरकार ने बनाए हैं कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, वो अब उसको जो उसकी डेफिनेशन है उसको रिवाइज किया जाएगा, खासतौर पर जो स्मॉल कंपनीज हैं, ताकि जो कि वो अच्छे से उन रूल्स का पालन कर सके और आगे बढ़ सके। तो अभी के लिए उनके लिए टफ हो रहा है। तो यहाँ पर जो थ्रेश होल्ड है कि आपने, अगर आपके पास कैपिटल है, जो आपका पेड अप कैपिटल है, तो वो जो है पहले था कि नॉट एक्सीडिंग टू ₹50 लाख, अभी इसको चेंज करके कर दिया गया नॉट एक्सीडिंग टू ₹2 करोड़ ओके। तो अभी एक जो है समय सीमा बढ़ा दी है, लिमिट बढ़ा दी है ओके, जो स्मॉल कंपनीज है वो अच्छे से यहाँ पर फिजिबल मैनर में सर्वाइव कर सके। इसके अलावा जो टर्नओवर की रिक्वायरमेंट थी वो पहले थी नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़, अभी इसको 20 करोड़ कर दिया गया, नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़। मतलब ये एक तरह की डेफिनेशन है स्मॉल कंपनीज की, कि स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी हम किनको देंगे। तो यहाँ पर जिनका कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है अभी मैक्सिमम 2 करोड़ तक का हो, और जो इनकी टर्नओवर है मैक्सिमम 20 करोड़ तक का हो, तो इसको अभी चेंज कर दिया गया है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स नए शुरू करना चाहती है, कोई भी अगर नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, भारत सरकार चाह रही है कि लोग आगे आए, नई इनोवेशन आगे आए, नए बच्चे आगे आए, नए तरह का इनोवेशन लेकर नया स्टार्टअप लेकर आए, और जो 1% कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट जो है, इंसेंटिव जो है भारत सरकार देगी। तो यहाँ पर किसी तरीके की जो है ग्रोथ में रिस्ट्रक्शन नहीं आएगी, किसी तरीके का यहाँ पर पेड अप कैपिटल जो है, टर्नओवर, इस तरह की कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी किसी भी स्टार्टअप के ऊपर। इसके अलावा
उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि अपने आप को वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप की कंपनी में समय के हिसाब से, ओके। और दूसरा जो यहाँ पर रेजिडेंसी लिमिट है किसी भी इंडियन सिटीजन की, कि अगर वो अपना कोई भी अपना 1 पर्सन कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसकी लिमिट को अभी जो है 182 दिनों से 120 दिन यहाँ पर कर दिया गया है, ओके। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भी जो है उनको अलाउ कर दिया गया है एनआरआईज को कि वो भी जो है ओपीसी में भारत में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई केस निकल कर आता है स्टार्टअप्स का, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो एनसीएलटी है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा जो ई कोर्ट सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं डेट रेजोल्यूशन के, उसके लिए यहाँ पर खासतौर पर जो स्पेशल फ्रेमवर्क है उसको तैयार करने की बात करें जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए। इसके अलावा जो डाटा एनालिटिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग ड्रिवन जो MCA 21 विजन है वर्जन है 3.0, इसको भी जो है लॉन्च किया जाएगा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि भारत सरकार अब क्या क्या चीज़ बेचेगी और उन चीज़ों को बेच के जो है पैसा जुटाएगी और उस पैसे को भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाया जाएगा, ओके, खर्चा किया जाएगा भारत सरकार की ओर से। तो बात कर रहे हैं कि 1,75,000 करोड़ रुपीस है, इसका जो है एस्टीमेट जो है रिसिप्ट लगाया जा रहा है कि 2020-21 में हम डिसइन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा जुटाएंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पिछला वित्तीय साल था 2020-21 वाला, तो यहाँ पर भारत सरकार कह रही है कि हमें एस्टीमेशन जो पैसा आया है डिसइन्वेस्टमेंट करके, जो PSUs हैं या और जो पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं उनको बेचकर, वो 1,75,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर एस्टीमेशन बताया गया है। और आगे का प्लान बता रहे हैं 2021-22 का जो ये साल जाएगा, तो इस साल में क्या क्या चीज़ें बेची जाएंगी, किन चीज़ों का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का कहने का मतलब है कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जिनका 100% डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी बेच दी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर भारत सरकार किसी तरीके का प्रपोजल रखेगी कि कुछ परसेंट शेयर भारत सरकार का रहेगा, बाकी का शेयर जो है प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। तो इस तरीके से सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। तो अभी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको यहाँ पर इसकी डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, इसको बेचने की बात की जा रही है। एयर इंडिया को बेचने की बात की जा रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, ओके, हालांकि ये अभी सरकारी बैंक है, इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात कर रहे हैं BEML की, तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से ये जाना जाता है। तो ये जो अर्थ मूविंग के जो व्हीकल होते हैं तो उनको बनाती है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, तो इसको भी बेचने की बात कर रही है। अभी तक ये PSU है भारत सरकार का। इसके अलावा जो पवन हंस है इसको भी बेचा जाएगा। तो ये जो कंपनी है पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर बनाती है, दिल्ली में ये सिचुएटेड है। इसके अलावा बात कर रहे हैं नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, ओके, तो इसको भी बेचने की बात कर रहे हैं। तो ये सारा डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है कोशिश कर रहे हैं कि 2021-22 तक जो है ये कंप्लीट कर दिया जाए। और आगे बात कर रहे हैं कि IDBI बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंक जो है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसके अलावा बात कर रहे हैं जो LIC का IPO है, तो LIC का जो IPO वो भी 2021-22 में शुरू कर दिया जाएगा। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जब इसका IPO हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो शेयर्स होंगे LIC के शेयर, उनको भी ओपन मार्केट में बेचा जा सकेगा आने वाले समय में, और पैसा जो है वो जुटाया जा सकेगा LIC के लिए। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि एक नई स्ट्रैटेजी जो है, एक नई पॉलिसी जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूव कर दी गई है। खासतौर पे जितने भी तरह के भारत के CPSEs हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक एरियाज को यहाँ पर छोड़कर जो है बाकी की जो एरियाज है वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होगी CPSEs की। और जो नीति आयोग है वो एक नई लिस्ट तैयार करेगा नए CPSEs की, जिनको कि आने वाले समय में जिनकी डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा बात कर रहे हैं जो राज्य होंगे उनको भी यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर वो उनकी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं अगर उनकी डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं सेंट्रल फंड्स को यूज़ करके। इसके अलावा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी जो है वो बनाया जाएगा टू मोनेटाइज आइडल लैंड। और इसके अलावा लास्ट में बात कर रहे हैं कि एक ऐसे मैकेनिज्म की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि जो कि अगर कोई भी CPSE ज़्यादातर लॉस में ही चलता आ रहा है पिछले काफ़ी लंबे समय से,
तो उसको जो है सही समय रहते हुए उसको बंद कर देना है। तो इसके लिए एक नया मैकेनिज्म जो है उसको रिवाइज किया जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहली यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के बारे में। तो इसको जो है, इस सिस्टम को जो है यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडीज के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के तहत, तो ये एक तरह का टूल होता है जो कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो यहाँ पर कैश रिसोर्सेस होते हैं उनको मैनेज करने में काम देता है, यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करता है। और जिससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हम उधार लेते हैं उसका जो खर्चा आता है, जो हमने ब्याज देना, वो कम हो जाता है और इससे जो हमारी ट्रेजरी है उसको फ़ायदा रहता है। तो आगे बात कर रहे हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये जो है एक तरह का अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ता जो कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कॉपरेटिव्स के लिए, इसको भी एक स्ट्रीमलाइन मैनर में आगे बढ़ाया जाए और इसमें भी जो है अच्छा बिजनेस जो है आने वाले समय में बड़े फूले। ओके, अगर कॉपरेटिव ज़रा से ज़रा आते हैं तो हमारे जो आम लोग हैं जिनको अगर कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है या किसी तरीके से भी वंचित रह जाते हैं तो कॉपरेटिव्स उनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर ये भी यहाँ पर अपना दाव जमाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो भारत का बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से आगे ग्रो कर सकता है। तो अभी तक की हमने यहाँ पर टोटल 6 पिलर्स डिस्कस करने थे। ओके, तो अभी इस पार्ट में हमने 3 पिलर्स डिस्कस कर लिए हैं इस बजट के 2021-22 के बजट के। जो बाकी के 3 पिलर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बहुत जल्द ही। तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पर सेशन, इसमें हमने डिस्कशन की है 3 पिलर्स की। जो हमारा 2021-22 का बजट था उसकी फुल एनालिसिस करने की कोशिश की है, क्या क्या चीज़ें भारत सरकार ने यहाँ पर प्रोवाइड की हैं नए बजट के तहत, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो कृपया लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे लेक्चर कैसा लगा और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।